हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अदालत सिस्टम, कि अदालत सिस्टम से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब वारन हास्टिंग प्लान्स ऑफ 1772, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि जो वारन हास्टिंग का प्लान था जो उसने बनाया था 1772, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं उस प्लान के। हाउ दिस डिफेक्ट्स वर रिमूव्ड बाय द प्लान ऑफ 1774, जो 1772 में वारन हास्टिंग ने प्लान बनाया था उसके जो डिफेक्ट्स थे उसमें उस प्लान में उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है बाय द प्लान ऑफ 1774। इस बारे में डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन में हम। In India, East India Company arrived with the aim of commercial activities, but with the pass of time they stayed to step ahead in political and judicial matters. तो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी, उनका मेन एम था कमर्शियल एक्टिविटीज करना, ट्रेड वगैरह करना। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने स्टेप पॉलिटिकल और जुडिशियल मैटर्स में भी स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। इनिशियली फॉर 150 years इट्स एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू प्रेसिडेंसी टाउन्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो 150 सालों तक उनका जो मतलब एरिया वगैरह उनकी एक्टिविटीज वगैरह थी वो प्रेसिडेंसी टाउन्स तक थी। बट एक्सटेंडेड लेटर ऑन कॉन्सिडरेबली एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ग्रू वेरी फास्ट। तो उसके बाद उनकी जो प्रेसिडेंसी टाउन्स तक एक्टिविटीज वगैरह थी वो एक्सटेंड होती गई, और उनका मतलब पॉलिटिकली एक्टिविटीज वगैरह वो करने लगे, पॉलिटिकली मैटर्स वगैरह में इंक्लूड होने लगे, जिसकी मतलब वो ग्रोथ वगैरह काफी फास्ट हुई। Now the nearby areas of presidency towns covered by the company under its control, तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के नियर बाय एरियाज वगैरह थे वो कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिए। These new areas were called the मुफस्सिल एरियाज। तो जो ये न्यू एरियाज हैं जिनको कंपनी ने कंट्रोल में लिया, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के आसपास के एरियाज हैं, उन एरियाज को मुफस्सिल एरियाज बोला जाने लगा। Here a new kind of judicial system was introduced which was later on called अदालत system। तो यहाँ पे बताया गया कि न्यू काइंड जुडिशियल सिस्टम की इंट्रोड्यूस की गई जिसको अदालत सिस्टम बोला जाने लगा। वेयर एज द सेम सिस्टम इन प्रेसिडेंसी टाउन्स वर बीइंग नोन एज जुडिशियल सिस्टम। तो अगर हम यही सेम सिस्टम की बात करते हैं जो प्रेसिडेंसी टाउन में इस सेम सिस्टम को जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अदालत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। तो जो फर्स्ट टाइम जो अदालत सिस्टम है इसका इंट्रोड्यूस इसको बंगाल में किया गया। द अदालत सिस्टम वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द अदर अक्वायर्ड टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो जो अदालत सिस्टम है थोड़े टाइम बाद वो एक्सटेंड होता गया, जहां जहां कंपनी की टेरिटरीज हैं वहां वहां अदालत सिस्टम को एक्सटेंड करते गई कंपनी। अंडर दिस सिस्टम मुफस्सिल दीवानी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत एक्सेट्रा वर द मेन अदालत। तो जुडिशियल सिस्टम जो बताया गया अदालत सिस्टम है, तो इसमें ये चार अदालत जो मेन मानी गई थी, मेन बताई गई थी। वारन हास्टिंग्स जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, the administration of justice at the time of Warren Hastings took over as a governor of Bengal was in a bad shape। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था उस टाइम पे, जो जुडिशियल सिस्टम वगैरह था वारन हास्टिंग के टाइम पे जब वो गवर्नर था बंगाल का, काफी मतलब गलत कंडीशन में था, काफी बैड शेप में था तब। हास्टिंग्स मेड स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स टू रिमूव द एविल्स इन द एग्जिस्टिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो वारन हास्टिंग था उसने काफी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स वगैरह किए थे ताकि वो जो भी मतलब एग्जिस्टिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रुकावटें वगैरह हैं, जो भी एविल्स वगैरह हैं, उनको रिमूव किया जा सके ताकि रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह प्रॉपर हो सके। फॉर द फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ सर्किट हु प्रिपेयर्ड अ प्लान। तो इस पर्पस से वारन हास्टिंग ने एक कमेटी अपॉइंट की जिसको कमेटी ऑफ सर्किट बोला जाने लगा, और उस कमेटी ने एक प्लान प्रिपेयर किया। दिस प्लान वॉज पॉपुलरली नोन एज हास्टिंग्स प्लान ऑफ 1772। तो उस प्लान को हास्टिंग्स प्लान ऑफ 1772 बोला जाने लगा पॉपुलरली। दिस प्लान वॉज अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 21 अगस्त 1772। तो ये जो प्लान है बनाया गया था कमेटी ऑफ सर्किट के द्वारा, ये इस प्लान को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 21 अगस्त 1772 में। An effort was made to reform in judicial administration by the following अदालत under this plan। तो जो कुछ एफर्ट्स वगैरह किए गए थे जुडिशियल सिस्टम वगैरह में ताकि जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके, सुधारा जा सके, तो ये कुछ अदालत वगैरह बनाई गई इस प्लान के तहत। सबसे पहले तो है मुफस्सिल दीवानी अदालत। अंडर दिस प्लान टू अदालत नेमली मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड मुफस्सिल निजामत अदालत वर एस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट एट द लोअर लेवल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्लान जो 1772 का जुडिशियल प्लान है वारन हास्टिंग का, इस प्लान के तहत
मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत एस्टेब्लिश की गई हर डिस्ट्रिक्ट में। एट द लोअर लेवल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोअर लेवल पे इनको एस्टेब्लिश किया गया जुडिशियल सिस्टम में। द मुफस्सिल दीवानी अदालत वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो मुफस्सिल दीवानी अदालत है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो कलेक्टर था डिस्ट्रिक्ट का, जो कि एक इंग्लिशमैन था, ब्रिटिश पर्सन था। द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ फॉलोइंग सिविल केसेस, द कोर्ट के पास ये पावर थी कि ये जो सिविल केसेस बताए गए हैं कोर्ट उन पे एक्शन वगैरह ले सकती थी। केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वेदर एक्चुअल और पर्सनल, फैमिली मैटर्स लाइक मैरिज, सक्सेशन, कास्ट एक्सेट्रा, केसेस रिलेटेड टू डेट, कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो इन केसेस जो सिविल केसेस वगैरह बताए गए हैं इन पे कोर्ट वगैरह एक्शन ले सकती थी, मुफस्सिल दीवानी अदालत। अब हम बात करेंगे मुफस्सिल निजामत अदालत के बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, जहाँ पे दीवानी अदालत है वो है सिविल केसेस के लिए, जहाँ पे निजामत अदालत है वो है क्रिमिनल केसेस के लिए। अब हम बात करेंगे मुफस्सिल निजामत अदालत के बारे में। मुफस्सिल निजामत अदालत वर द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिकेचर। These अदालत कैन ट्राइड एंड डिसाइड ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस। जो मुफस्सिल निजामत अदालत है वो क्रिमिनल कोर्ट माना जाता है, उसको क्रिमिनली अदालत माना जाता है। तो यहाँ पे हर टाइप के क्रिमिनल केसेस को डिसाइड किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। These courts were not empowered to award death sentence, but they were required to transit the evidence in capital cases with the opinion to Sadr निजामत अदालत for final decision। तो जो मुफस्सिल निजामत अदालत है उनको मतलब इतनी पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस का अवार्ड दे सकें, बट ये अगर कोई कैपिटल केसेस है, कोई ज्यादा ही मतलब कैपिटल केसेस हैं, कोई देश के खिलाफ वगैरह केसेस हैं, तो वो सदर निजामत अदालत से ओपिनियन वगैरह लेकर फाइनल डिसीजन लेकर डेथ सेंटेंस का अवार्ड दे सकती है। दिस कोर्ट वाज असिस्टेड बाय अ काजी और मुफ्ती एंड 2 मौलवीज। तो जो ये कोर्ट है ये एक काजी और मुफ्ती और 2 मौलवी के द्वारा असिस्ट की जाती है। मुफस्सिल निजामत अदालत वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर, ये कलेक्टर के कंट्रोल में रहती है। द कलेक्टर वाज ऑर्डर टू सी दैट ऑल नेसेसरी विटनेसेस वर समन्ड एंड एग्जामिन्ड एंड द डिसीजन वाज फेयर एंड इम्पार्शियल। तो कलेक्टर को मतलब ये देखना पड़ता है, कलेक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे, ये जरूरी है उसके लिए कि सारे जो जरूरी विटनेसेस हैं उनको समन भेजा गया है, एग्जामिन किया गया है, और जो भी डिसीजन होना चाहिए कोर्ट वगैरह से, अदालत से, वो फेयर एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। अब थर्ड अदालत की बात करेंगे, सदर दीवानी अदालत। द सदर दीवानी अदालत वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता विच वाज फंक्शनिंग एज एन एपीलेट कोर्ट फॉर द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सदर दीवानी अदालत है ये कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था इसको, जिसका मेन फंक्शन है कि ये एक एपीलेट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कोर्ट्स हैं उनका अगर उनको अपील वगैरह करनी है, किसी कोई पर्सन उनसे उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सदर दीवानी अदालत में अपील वगैरह कर सकता है। द जजेस इन दिस अदालत वर गवर्नर एंड मेंबर्स ऑफ इट्स काउंसिल। तो इस अदालत में जो जजेस हैं वो गवर्नर और उसके मेंबर्स होंगे काउंसिल के। नेटिव लॉ ऑफिसर्स वर असिस्टिंग द जजेस। तो जो नेटिव लॉ ऑफिसर्स हैं वो जजेस को असिस्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। इट एक्सरसाइज्ड एपीलेट जुरिसडिक्शन ओवर मुफस्सिल दीवानी अदालत इन ऑल केसेस। तो जो सदर दीवानी अदालत है इसके पास एपीलेट जुरिसडिक्शन है ओवर द मुफस्सिल दीवानी अदालत सारे के सारे केसेस में, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एक्सीडेड ₹500। जिस सूट के सब्जेक्ट मैटर जो है वो ₹500 से ज्यादा है उसके लिए अपील की जा सकती है सदर दीवानी अदालत में। दस द सदर दीवानी अदालत वाज लाइक एन एपीलेट कोर्ट। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि जो सदर दीवानी अदालत है ये एक एपीलेट कोर्ट मानी जाती है। अब हम बात करेंगे सदर निजामत अदालत के बारे में। द सदर निजामत अदालत वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मुफस्सिल निजामत अदालत। तो जो सदर निजामत अदालत है वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया उसको, जिसका मतलब मेन उसका यही कंट्रोल वगैरह करना था मुफस्सिल निजामत अदालत पे। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय एन इंडियन जज नोन एज दरोगाई अदालत। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये प्रिजाइड की जाती थी, कंट्रोल की जाती थी, एक इंडियन जज के द्वारा सिटिंग होती थी इसकी, और जो इंडियन जज था उसको दरोगाई अदालत बोला जाता था। ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय द चीफ गाजी, चीफ मुफ्ती एंड 3 मौलवीज। तो उसको हेल्प वगैरह दीजिए, जो मतलब इंडियन जज था उसको हेल्प वगैरह दी जाती थी चीफ काजी के द्वारा, चीफ मुफ्ती के द्वारा और 3 मौलवीज के द्वारा। सदर निजामत अदालत वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर एंड हिज काउंसिल। तो जो सदर निजामत अदालत है वो भी गवर्नर एंड उसकी काउंसिल के कंट्रोल में थी।
फंक्शंस ऑफ दिस कोर्ट आर एज फॉलोज। तो जो इस कोर्ट के फंक्शंस है वो बताए जा रहे हैं। टू रेटिफाई द डिसीजंस ऑफ द मुफस्सिल निजामत अदालत वेयर अ फाइन ओवर 100 रुपीज वाज इम्पोज्ड। तो जहाँ पे जिस केस में जिस भी डिसीजन में मुफस्सिल निजामत अदालत ने डिसीजन वगैरह दिया है जहाँ पे फाइन जो है 100 रुपीज से ज्यादा का इम्पोज कर दिया गया है, उसके डिसीजन को रेटिफाई कर सकती थी सदर निजामत अदालत। टू फाइनलाइज द रिकमेंडेशंस ऑफ मुफस्सिल निजामत अदालत फॉर डेथ सेंटेंस। तो जो सदर निजामत अदालत है वो फाइनलाइजेशन दे सकते थे रिकमेंडेशंस वगैरह पे, जो मुफस्सिल निजामत अदालत रिकमेंडेशंस वगैरह लेता था, ओपिनियन लेता था सदर निजामत अदालत से डेथ सेंटेंस का अवार्ड देने के लिए। टू रिवाइज ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ मुफस्सिल निजामत अदालत। जो भी मुफस्सिल निजामत अदालत की प्रोसीडिंग्स वगैरह है उन सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह को रिवाइज करने की पावर थी सदर निजामत अदालत में। ये मेन फंक्शन था उनका। अब हम बात करेंगे फाइनली फिफ्थ जो कोर्ट है स्मॉल केसेस कोर्ट। टू फैसिलिटेट डिस्पोजल ऑफ स्मॉल केसेस। जो छोटे मोटे केसेस है उनको डिस्पोजल वगैरह उनको क्लियर उनको खत्म करने के लिए, सुलझाने के लिए प्रोविजंस वर मेड फॉर डिस्प्यूट्स अप टू ₹10 to be decided finally by head farmer of the subdivision where the dispute arose। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रोविजंस वगैरह बनाई गई हैं जो केसेस 10 रुपए से 10 रुपए तक हैं, जिनकी मतलब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो 10 रुपए तक है वो डिसाइड किए जाएंगे हेड फार्मर जो होगा उस सब डिवीजन का, उसकी तरफ से हेड फार्मर डिसाइड करेगा उस सब डिवीजन का जहां पे जो डिस्प्यूट है वो अराइज हुआ है, पैदा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि मेरिट्स क्या है 1772 वाले प्लान के। The plan safeguarded the personal laws of Hindus and Muslims residing in मुफस्सिल areas। तो जो ये प्लान है इस प्लान के जरिए सेफगार्ड वगैरह मिला है पर्सनल लॉज को जो हिंदूज और मुस्लिम्स के हैं जो मुफस्सिल एरियाज में रहते हैं। By making district as a unit of administration of justice and revenue collection, the natives were relaxed from to cover long distances। तो जो एक यूनिट वगैरह बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शन का नेटिव्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और इस वजह से जो नेटिव्स हैं उनको रिलैक्स वगैरह होने लगा, उनको मतलब काफी आराम मिला इस चीज से कि हाँ उनको दूर नहीं जाना पड़ता था बिकॉज उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कोर्ट वगैरह बन गई इस वजह से। देयर वॉज नो कन्फ्यूजन बिटवीन दीवानी एंड निजामत अदालत ड्यू टू वेल डिफाइंड फंक्शंस ऑफ ईच अदालत। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी दीवानी और निजामत अदालत के बीच बिकॉज दोनों के फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन किया गया है। The participation of native law officers give trust to native residents। तो जो पार्टिसिपेशन वगैरह थी नेटिव लॉ ऑफिसर्स की वो मतलब रेजिडेंट्स उन पे ट्रस्ट करते थे। The court fees was to be deposited in government treasury not within the judge's treasury। तो जो कोर्ट फीस वगैरह थी वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी वगैरह में डिपॉजिट की जानी चाहिए ना कि जजेस की ट्रेजरी में। डिस्पाइट द मेरिट्स इट हैड सर्टेन डीमेरिट्स। तो जो मेरिट्स हैं मेरिट्स के बावजूद भी इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। देयर वाज ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन अ सिंगल ऑफिशियल नेमली द कलेक्टर who had to shoulder the responsibility as an administrator, revenue collector, civil judge and a magistrate in his district। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पावर्स हैं एक ही सिंगल ऑफिशियल को ज्यादा दी गई थी जो कि एक कलेक्टर भी वही है, कलेक्टर है जो पर्सन है उसी को एडमिनिस्ट्रेटर, रेवेन्यू कलेक्टर, सिविल जज और मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया था, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये सारी। तो ये एक डीमेरिट है। देयर वर अदर कम्युनिटीज एंड रेसेस फॉर विच देयर वाज नो प्रोविजन मेड इन द जुडिशियल प्लान। तो यहाँ पे और भी कम्युनिटीज वगैरह थी मुफस्सिल एरियाज वगैरह में, और भी धर्म वगैरह के लोग वगैरह रहते थे यहाँ पे, तो उनके लिए कोई भी प्रोविजन वगैरह नहीं बनाई गई इस जुडिशियल प्लान में 1772 वाले में। इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सदर अदालत द कलेक्टर इंडल्ज्ड इन प्राइवेट ट्रेडिंग एंड मिसयूज्ड देयर पोजीशन। तो जो कंट्रोल सदर अदालत पे मतलब एब्सेंस अगर होती है उस कंट्रोल की तो जो कलेक्टर है वो प्राइवेट ट्रेडिंग वगैरह में उसका ध्यान लग जाता और वो अपनी पोजीशन का मिसयूज वगैरह भी करने लगता है। ये एक डीमेरिट है। द जजेस बीइंग इंग्लिशमैन डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ पर्सनल लॉज। तो जो जजेस हैं वो इंग्लिशमैन थे जिसकी और उनको इंग्लिश पर्सनल लॉज वगैरह इंडियन लॉज वगैरह की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से सो नेटिव लॉ ऑफिसर्स कुड इजीली मिसगाइड देम। तो जो मतलब वहां के लॉ ऑफिसर्स वगैरह थे पर्सनल लॉज वगैरह जो डील करते थे, असिस्ट करते थे इंग्लिशमैन जो जजेस थे उनको, तो वो इजीली मिसगाइड करते थे इंग्लिश पर्सन्स को, इंग्लिश जजेस को। देयर वॉज नो सेपरेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कोई भी सेपरेशन वगैरह नहीं किया गया 1772 के प्लान में रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारे डीमेरिट्स थे 1772 वाले प्लान के।
अब हम बात करेंगे रिफॉर्म्स बाय प्लान ऑफ 1774 कि क्या क्या सुधार लाए गए 1774 के प्लान के द्वारा। एज वी हैव सीन अबव, जैसे हमने ऊपर देखा, दैट स्टिल देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 कि काफी जो जुडिशियल प्लान है 1772 का उसमें काफी डिफेक्ट्स हैं। The Hastings prepared and established a second plan in 1774 as a reformatory measure over the plan of 1772। तो जो वारन हास्टिंग था उसने एक और प्लान को प्रिपेयर किया, एस्टेब्लिश किया सेकंड प्लान को 1774 में एज अ रिफॉर्मेटरी मेयर कि जो 1772 का प्लान बनाया गया था उसमें सुधार करने के लिए इस प्लान को 1774 वाले प्लान को दोबारा एस्टेब्लिश किया गया वारन हास्टिंग की तरफ से। द सेलेंट फीचर्स वर एज फॉलोज। तो 1774 का जो प्लान बनाया गया था जिसके जरिए इंप्रूवमेंट वगैरह किए जा रहे थे उसके फीचर्स नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले तो है पार्टीशन ऑफ प्रोविंसेस इन डिवीजन्स। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू 6 डिवीजन्स। तो जो प्रोविंसेस थे उनको 6 डिवीजन्स में बांटा गया विद हेडक्वार्टर्स, और उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बांटे गए एट कैलकाता, बुर्दवान, ढाका, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद एंड पटना। तो ये सारे के सारे 6 डिवीजन्स हैं। ईच डिवीजन कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर डिवीजन के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। ए प्रोविंशियल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईच डिवीजन टू एग्जीक्यूट सेवरल फंक्शंस। तो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश किया गया हर डिवीजन में ताकि ये फंक्शंस वगैरह को एग्जीक्यूट करवाया जा सके। The council consisted of one chief and 4 to 5 servants of British company। तो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें जो उसको कंसिस्ट कैसे किया जाता था, उसमें वन चीफ होता था और 4 से 5 सर्वेंट्स होते थे ब्रिटिश कंपनी के। द मेन फंक्शन वाज टू सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोविंशियल काउंसिल का जो कर रहे थे उसका मेन फंक्शन क्या था, उसका मेन फंक्शन ये था कि वो ताकि रेवेन्यू कलेक्शन पे सुपरवाइज वगैरह कर सके, सुपरविजन रख सके, नजर रख सके। थर्ड इसमें फीचर बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ दीवान। द पोस्ट ऑफ कलेक्टर वर अबॉलिश्ड अंडर दिस प्लान। तो जो कलेक्टर्स की पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया इस प्लान के जरिए। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड द दीवान और अमीर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडियन ऑफिसर को रखा गया जिसको दीवान या अमीर बोला जाने लगा, अमीर। His main function was to look after the work of revenue collection in his district and to preside over the मुफस्सिल दीवानी अदालत of the district। तो इसका जो दीवान या अमीर जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन ऑफिसर जो है, इसका मेन फंक्शन ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क वगैरह है उसके डिस्ट्रिक्ट में उसको देखना, एंड टू प्रिजाइड ओवर द मुफस्सिल दीवानी अदालत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जो मुफस्सिल दीवानी अदालत है उस डिस्ट्रिक्ट की उसको मतलब कंट्रोल में रखना। इसका फोर्थ फीचर है 1774 वाले प्लान का एपिलेट कोर्ट। The appeals from मुफस्सिल दीवानी अदालत were to be taken to the provincial council। तो यहाँ पे बताया गया कि जो अपील वगैरह लगाई जा सकती थी मुफस्सिल दीवानी अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट, जो भी अगर कोई पर्सन है तो वो अपील लगा सकता था प्रोविंशियल काउंसिल में, which in this capacity was known as the provincial council of provincial court of appeal, और जिसको इस कैपेसिटी में बोला जाने लगा provincial court of appeal। The decision of the provincial court of appeal was final in all cases up to the value of ₹1000। तो जो डिसीजंस थे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील के वो फाइनल माने जाते थे जब तक मतलब जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की वो अप टू ₹1000 तक है। बट इफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सीडेड दिस अमाउंट, बट अगर 1000 से ऊपर अमाउंट जाती है सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू की, ए फर्दर अपील ले टू द सदर दीवानी अदालत। तो एक और अपील लगाई जा सकती है जो कि सदर दीवानी अदालत में लगाई जाएगी। फिफ्थ इसका फीचर है नो मुफस्सिल अदालत एट डिविजनल हेडक्वार्टर्स। नो मुफस्सिल अदालत वाज एस्टेब्लिश्ड एट डिविजनल हेडक्वार्टर्स अंडर दिस प्लान। तो जो इस प्लान के मतलब 1774 वाला जो प्लान है इसके आधार पे कोई भी मतलब मुफस्सिल अदालत को एस्टेब्लिश नहीं किया गया डिविजनल हेडक्वार्टर में इस प्लान के अंडर, ओइंग टू द रीजंस टू प्रेजेंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल और द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील देयर। बिकॉज इसका रीजन ये है कि मुफस्सिल अदालत को इसलिए वहां पे नहीं एस्टेब्लिश किया गया बिकॉज डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी मतलब प्रेजेंस थी प्रोविंशियल काउंसिल की या प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील वहां पे थे ऑलरेडी। इस वजह से मुफस्सिल अदालत को वहां पे एस्टेब्लिश नहीं किया गया। So besides the appellate jurisdiction, the provincial council had also had original jurisdiction to decide all cases arising at headquarters of the division। तो ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो तो है ही, बट उसके बावजूद भी जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है
कि जो भी हेडक्वार्टर्स में हेडक्वार्टर्स के डिवीजन, जो डिवीजन्स के हेडक्वार्टर्स वगैरह में केस वगैरह राइज हुए हैं, उनको वो डिसाइड कर सकती है। Thus, the provincial council had both the original as well as the appellate jurisdiction over the civil cases. तो ये बोला जाता है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके पास ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन दोनों है सिविल केसेस में। Although best efforts were made by the plan of 1774, चाहे मतलब बेस्ट एफर्ट्स वगैरह दिखाए गए हों, बनाए गए हों 1774 के प्लान के द्वारा, ताकि जो 1772 का जो प्लान है उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सके। इवन थो मैनी डिफेक्ट्स वर देयर इन, बट फिर भी कुछ डिफेक्ट्स रह ही गए हैं। Hence, the plan of year 1780 and 1781 were required to make applicable. तो इन जो डिफेक्ट्स 1774 में रह गए हैं प्लान के बाद, 1774 के प्लान के बाद जो डिफेक्ट्स रह गए हैं, उन डिफेक्ट्स को 1780 या 1781 के जो प्लान्स वगैरह के उनको अप्लाई वगैरह करके उन डिफेक्ट्स को दूर किया जाना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।